Hi guys, our topic for discussion today is joints. जब हम joints की बात करते हैं तो joints का मतलब क्या होता है? Joint एक Latin word है जो कि किस चीज से आता है? Junctio से आता है. Junctio means um, to articulate or to link, like to link together. Now, जब हम joint की बात करते हैं तो joints की importance क्या है कि they allow for connection between two or more bones. They help linkages between two or more bones. Why? क्योंकि हमारे skeletal muscles को movement के लिए एक functional unit की ज़रूरत होती है. Joints provide that. So they allow for movement and provide mechanical support. And the term joint basically comes from the Latin word junctio, which means joining. एक और word होता है arthrosis. Arthrosis also means joint in Latin. So हम जब classification देखेंगे, जैसे कि सबसे common जो classification अभी हम देखेंगे, उसमें we will see कि synarthrosis है, diarthrosis है और amphiarthrosis है. ठीक है. हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सिनार्थ्रोसिस है, डायथ्रोसिस है, एम्फियार्थ्रोसिस है. अब सिनार्थ्रोसिस का मतलब क्या होता है? सिनार्थ्रोसिस सॉलिड जॉइंट्स होते हैं, ये नॉन कैविटेटेड जॉइंट्स होते हैं. ठीक है. इनमें खास बात क्या होती है कि इनके अंदर कोई कैविटी नहीं होती. तो इनमें दे लैक अ जॉइंट कैविटी और इसीलिए उसकी वजह से इनमें एक लिमिटेड मूवमेंट होती है. इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है. हम देखेंगे कि सिन आर्थ्रोसिस की फर्दर क्लासिफिकेशन है फिब्रस जॉइंट्स और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. अगेन सिनाथ्रोसिस नॉन कैविटेटेड सॉलिड जॉइंट्स हैं, तो इसलिए इनमें इतनी मूवमेंट नहीं होती. और इनकी जो फर्दर डिफ्रेंसिएशन है फिब्रस जॉइंट्स और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, इनकी भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि ये सिनार्थ्रोसिस का पार्ट है. जब हम लोग डायआर्थ्रोसिस की बात करते हैं ना, हमारे पास और भी है, वो हम आगे जाके देखेंगे. जब हम डायआर्थ्रोसिस जॉइंट्स की बात करते हैं तो डायआर्थ्रोसिस में खास बात क्या है कि ये कैविटेटेड जॉइंट्स होते हैं. या कैविटेटेड जॉइंट्स कहेंगे इनको या साइनोवियल जॉइंट्स कहेंगे. ठीक है. हम क्योंकि ये कैविटेटेड जॉइंट्स हैं, साइनोवियल जॉइंट्स हैं, हमारे पास इसमें फ्री मूवमेंट मिलती है. राइट. आपके पास जो सिनार्थ्रोसिस उसमें लिमिटेड मूवमेंट है और डायआर्थ्रोसिस में फ्री मूवमेंट है. ठीक है. उसके बाद आपके पास एक एम्फी आर्थ्रोसिस आती है. एम्फी आर्थ्रोसिस ज्यादातर आपको दोनों तरह की मूवमेंट प्रोवाइड कर देगी. कुछ पार्ट्स में आपको ये लिमिटेड देगी और कुछ पार्ट्स में आपको ये फ्री मूवमेंट देगी. हम इसको बाद में देख लेंगे. ठीक है. Okay, so synarthrosis coins से joints होते हैं. These are joints that do not have a joint cavity and provide limited or no movement. They're further divided into two kinds of joints, fibrous joints और cartilaginous joints. तो ये अगर ऊपर वाली स्लाइड में देखें, right, अगर मैं ऊपर वाली स्लाइड में दिखा सकूं तो यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल इमूवेबल फिब्रस जॉइंट है जो हम लोग स्कल में देखते हैं. ये सूचर्स हैं. फिर हमारे पास एक मूवेबल साइनोवियल जॉइंट है, ये आपकी हिप का पार्ट है. और ये इलियक बोन है आपके पास और ये आपके पास फीमर है. तो ये आपकी हिप बोन का जॉइंट बन रहा है. ठीक है. नाउ दिस इज अ मूवेबल साइनोवियल जॉइंट, तो ये क्या होगा? ये डायआर्थ्रोसिस होगा. लेकिन जो इमूवेबल फिब्रस जॉइंट है वो सिनार्थ्रोसिस होगा. फिर स्लाइटली मूवेबल कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है आपके रिब्स का, ये कार्टिलेजिनस में आ जाता है, लेकिन इट्स ओनली स्लाइटली मूवेबल. तो ये भी आपका सिनार्थ्रोसिस में आएगा क्योंकि इसमें भी कोई जॉइंट कैविटी नहीं होती. नाउ सिनार्थ्रोसिस का हम क्या बात कर रहे थे कि ये सॉलिड जॉइंट्स होते हैं या जॉइंट्स वो होते हैं जिनमें कोई कैविटी नहीं होती. दीज जॉइंट्स डू नॉट हैव अ जॉइंट कैविटी एंड प्रोवाइड लिमिटेड और नो मूवमेंट. They are further divided into fibrous joints and cartilaginous joint. Fibrous joint की एग्जांपल क्या है? ये जो आपके स्कल में सारे सूचर्स हैं. ठीक है. और cartilaginous joints की एग्जांपल क्या है? ये आप देखिए वर्टेब्रा के बीच में आपके पास कार्टिलेज डिस्क होती है. ठीक है. तो ये सारे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं. अब फिब्रस जॉइंट्स में जब हम बात करते हैं तो फिब्रस जॉइंट्स को थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं. फिब्रस जॉइंट्स की खास बात यह है कि दे आर ऑल कनेक्टेड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू. इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें तीन जॉइंट्स होते हैं, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस. जब हम सूचर्स की बात कर रहे हैं तो दे आर फाउंड इन द स्कल. ठीक है. जब हम बच्चों का स्कल देखते हैं तो उसमें जो सूचर्स होती है उसमें दे अलाउ मिनिमल मूवमेंट इन इन्फेंट्स बट बिकम इमूवेबल विद एज. ये जो इनमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, क्रोनल, सजाइटल, लैम्बर्ट, ये आपको स्कल में सूचर्स मिलते हैं. बच्चों की स्कल बोन्स मिनिमल मूवमेंट क्यों अलाउ करती हैं? क्योंकि जब बर्थ कनाल का पैसेज वे होता है ना थ्रू योर लोअर वजाइना, तो जो फीमेल्स में बर्थ कनाल का पैसेज होता है, इसमें द मिनिमल मूवमेंट ऑफ द बोन्स अलाउ द big head of the baby to easily, conveniently pass through the birth canal passage, right? कुदरत ने ऐसा एक फंक्शन बनाया हुआ है, ऐसा एक नेचर का तरीका बनाया हुआ है जिससे द बर्थ बिकम्स इजी टू हैपन.
but over time obviously these bones have to fuse in the head, and then when they fuse they become these immovable sutures. Like आप अपना skull feel करें, obviously कुछ भी चीज move नहीं करेगी, लेकिन अगर आप बहुत छोटे infants का skull feel करें तो you will feel like these bumpy areas, and they're very soft and they do harden with age. Now, when we see that skull, we see these sutures. These sutures are basically those immovable joints. इनमें हमारे पास कोरोनल, सजाइटल और लैम्बडॉइड सूचर्स आ जाते हैं. जब हम सिंडेस्मोसिस की बात करते हैं, दीज आर दोज एरियाज, दोज जॉइंट्स जहाँ पे बीच में हमेशा कोई लिगामेंट होगा या इंटरॉसिस मेम्ब्रेन होगी. हमारे पास फोर आर्म में जब रेडियस और अल्ना होती है तो रेडियस और अल्ना के बीच में एक इंटरॉसिस मेम्ब्रेन होती है. लेग में भी हमारे पास जब टिबिया और फिबुला होती है तो उनके बीच में भी इंटरॉसिस मेम्ब्रेन होती है. बोथ दीज जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय एन इंटरॉसिस मेम्ब्रेन. व्हेनेवर एन इंटरॉसिस मेम्ब्रेन or ligaments are present between two bones and they are helping to form joints, we call it a syndesmosis joint. फिर हमारे पास एक और तरह का जॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं गोम्फोसिस. गोम्फोसिस लाइक अ पेग एंड सॉकेट जॉइंट. पेग एंड सॉकेट का मतलब है कि एक चीज ने उसको पेग किया हुआ है, जैसे कपड़ों के पेग्स होते हैं, और एक चीज उसकी सॉकेट बनी हुई है, राइट. सो लाइक इट्स लाइक अ पेग एंड सॉकेट जॉइंट. अब इसकी एग्जांपल क्या है, हमारी जो एल्वियोलर सॉकेट्स होते हैं ना दांत के गम्स के अंदर, उसमें दांत बिल्कुल पेग की तरह उस सॉकेट में पड़ा होता है. वो एल्वियोलर सॉकेट होती है इस तरह से, और इसमें दांत यूं करके पड़ा होता है, ठीक है. और ये these they're also stabilized by the periodontal ligaments. ठीक है, इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि look at this socket and look at the tooth in it, right? This is the comphosis kind of joint. और नीचे ये periodontal ligament नजर आ रहा है, ये उसको stabilize कर रहा है. तो fibrous joints जो है वो किसका part थे? Synarthrosis है, synarthrosis का थे. Let's check. अच्छा जी, तो फिब्रस जॉइंट्स हमारे सिन आर्थ्रोसिस का पार्ट था. और सिन आर्थ्रोसिस कौन से जॉइंट्स थे? सॉलिड जॉइंट्स, जिसमें कोई कैविटी नहीं है. इसमें कौन से थे? फिब्रस और कार्टिलेजिनस. ठीक है, मिस आउट नहीं करना. मूविंग ऑन टू सूचर्स. हमने सूचर्स देख लिए हैं कि आपके जो न्यूबॉर्न के स्कल होते हैं वो उसमें सूचर्स यूज नहीं किए होते, लेकिन ओवरऑल जब बेबी बड़ा होता जाता है तो फिर ये इमूवेबल हो जाते हैं. और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास? कोरोनल, और फिर आपके पास सजाइटल, और फिर आपके पास लैम्बडॉइड. ठीक है, ये तीन भी इफ यू रिमेंबर गुड इनफ. Moving on to syndesmosis, I've said that these are the joints that are connected by the ligament or a interosseous membrane. So the example could be the tibia and fibula in the leg or the radius and ulna in the forearm. ठीक है. Then we have a gomphosis joint जिसमें आपके पास एक socket है और एक tooth है उसके अंदर पड़ा हुआ. ठीक है, this is stabilized by the periodontal ligament. अब आपके पास ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, इसमें हम देखते हैं कि सम जॉइंट्स आर यूनाइटेड बाय मींस ऑफ हाइलन कार्टिलेज. ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं? फिब्रो कार्टिलेज या हाइलन कार्टिलेज इसको यूनाइट करता है. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं. आप यहाँ पे देखें जो स्टर्नम है, दिस इज द स्टर्नम. कैन यू सी द स्टर्नम हियर, राइट? And then you can see the first rib here, right? And between the first rib and the sternum, can you see this cartilage? Right? It's immovable and there's a cartilage present in the middle, right? And then we have the invertebral discs, right? ये देखो, ये vertebra की body है, ये अगली vertebra की body है, और उसके बीच में क्या है? Fibrocartilaginous intervertebral disc. और ये भी एक बहुत स्लाइट मूवमेंट प्रोवाइड करता है. स्टर्नम और रिब भी एक बहुत स्लाइट सी मूवमेंट प्रोवाइड करता है, इमूवेबल होता है. और आपकी जो वर्टिब्रास के बीच में भी जॉइंट्स होते हैं, ये बहुत स्लाइट सी मूवेबल इमूवेबल क्या कहते हैं, इमूवेबल सी फ्रीडम ऑफ लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है, इमूवेबल बेसिकली. और आ जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. ठीक है, हमने थोड़ा सा पीछे हमने इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी. ठीक है, अब हम आ जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पे. तो ये कौन से जॉइंट्स हैं? दीज जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज एंड आर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का एक और वर्ड है सिनकॉन्ड्रोसिस. अब हम पीछे जाके सिनकॉन्ड्रोसिस थोड़ा गौर से देखते हैं. सिनकॉन्ड्रोसिस क्या होता है? यहाँ पे देख रहे हो एक एपिफिजियल प्लेट है हाइलन कार्टिलेज की. जब बोन डेवलप कर रही होती है ना, तो जो एपिफिजियल प्लेट है ना हाइलन कार्टिलेज की, ये आपकी एपिफिसिस और डायफिसिस के बीच में एक डिमार्केशन होती है. ठीक है,
अब ये जो सिंकॉन्ड्रोसिस होती है ना, ये एक टेम्परेरी हाइलन कार्टिलेज जॉइंट होता है, और जब फ्यूजन हो जाती है, बोन डेवलप हो जाती है, तो ओवरऑल ये बस एक रेमिनेंट रह जाता है, ठीक है। तो दीज आर बोन्स, सिंकॉन्ड्रोसिस आर बेसिकली दोज बोन्स जहाँ पे हाइलन कार्टिलेज के थ्रू आपकी बोन्स यूनाइट कर रही होती हैं। तो इट्स अ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। इट्स कंपोज्ड ऑफ हाइलन कार्टिलेज, दे आर टेम्पररी जॉइंट्स दैट ऑसिफाई विद एज। कहाँ पे नजर आएगी? एपिफिजियल प्लेट्स पे नजर आएगी। कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स ऑफ रिब्स 1 to 7। कॉस्टोकॉन्ड्रल का मतलब क्या है कि आपकी जो रिब्स है ना 1 to 7, उस पे कॉस्टल कार्टिलेज लगी हुई है, ठीक है। तो उन जॉइंट्स पे आपको रिब्स 1 to 7 पे की नजर आएगी, और आपको एपिफिजियल प्लेट्स पे नजर आएगी, ठीक है। ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्यों है? क्योंकि ये टेम्पररी हैं, प्राइमरीली मतलब बच्चों में अर्ली एज में आपको नजर आएंगे, और विद एज ये ऑसिफाई हो जाएंगे। ये सिंकॉन्ड्रोसिस हो गए, ठीक है। हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में भी सिंकॉन्ड्रोसिस पढ़ रहे हैं। अब हम दूसरी तरह का जॉइंट पढ़ते हैं, वो कौन सा है? सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंकॉन्ड्रोसिस, अब हम पढ़ेंगे सिम्फिसिस। सिम्फिसिस सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। इनमें मजे की बात क्या होती है कि पहले हमने जो पढ़े थे, कौन से थे? सिनकॉन्ड्रोसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस में हाइलन कार्टिलेज थी, राइट। सिम्फिसिस में फिब्रोकार्टिलेज है, ठीक है। सिनकॉन्ड्रोसिस में हाइलन कार्टिलेज थी, और सिम्फिसिस में फिब्रोकार्टिलेज है। These are made of fibrocartilage and they persist throughout life। क्योंकि they persist throughout life तो सेकेंडरी बोल रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे? आपकी जो हिप बोन्स है ना, हिप बोन में आपके पास एक प्यूबिक सिम्फिसिस आती है, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में आपके पास ये फिब्रोकार्टिलेज की इंटरवर्टिब्रल डिस्क आती है, ठीक है। मेनिब्रियोस्टर्नल जॉइंट में भी आपके पास क्या कहते हैं, फिब्रोकार्टिलेज डिस्क आती है। तो इसका फेट क्या होता है फ्यूचर में जाके बॉडी में इसमें क्या होता है? दीज जॉइंट्स रिमेन फंक्शनल थ्रू आउट लाइफ बट मे डीजेनरेट विद एज। इफ दे डू डीजेनरेट विद एज, दे लीड टू कंडीशंस लाइक डिस्क हर्निएशन और रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम आम तौर पे ये जो आपकी हायरन कार्टिलेज की डिस्क है ना, ये देखो, ये हायरन कार्टिलेज की डिस्क है, और ये फिब्रोकार्टिलेज की इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अब आपकी जो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ना, ये कभी कभी क्या हो जाती है कि डिस्क हर्निएट कर जाती है। हर्निएट का मतलब है कि ये प्रोट्रूड करती है बाहर, ठीक है। पल्स आउट करती है, ठीक है। गोज इट लाइक प्रोट्रूड्स आउट लाइक अ लिटिल, लाइक एक बलून को मैं अंडर प्रेशर रखूं तो वो एक जगह से फूल के बाहर आ जाएगा ना। तो इस तरह से ये हर्निएट करती है। जब ये हर्निएट करती है तो फिर ऊपर और नीचे वाली नर्व्स को कंप्रेस करती है। आपको उन एरियाज में नर्व्स के डेफिसिट मिलता है, नमनेस मिलेगी उन मसल्स की, जिन जिन मसल्स को वो नर्व्स सप्लाई कर रही होंगी, वहां पे उसका पैरालिसिस मिलेगा। सबसे कॉमन इसका जो आप आमतौर पे देखते हैं, वो शियाटिक नर्व कंप्रेस होती है। आपकी L4 डिस्क के पास जो है ना, लंबर फोर्थ डिस्क के पास आपकी शैटिक नर्व कंप्रेस होती है डिस्क हर्निएशन से, या डिस्क की अगर जैसे डीजेनरेशन हो गई है तो साइज रिड्यूस हो गया है, ठीक है, या गैप बढ़ गया है किसी वजह से, तो उसकी वजह से शैटिक नर्व जब कंप्रेस होती है तो आपकी लेग की जिस साइड की नर्व अफेक्ट होती है, राइट या लेफ्ट, उस पर डिपेंडिंग आपकी लेग के पोस्टीरियर साइड पे, थाई और लेग के काफ के एरिया में, और लेग आपके काफ या लेग के एरिया में, और थाई के पोस्टीरियर एरिया में आपको नमनेस मिलती है, राइट। सो मूविंग ऑन लिटिल समरी, हमारे पास प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है, ठीक है। प्राइमरी को हमने क्या कहा था? सिनकॉन्ड्रोसिस, और सेकेंडरी को क्या कहा था? सिम्फिसिस। तो सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फिसिस की यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस दिखाई हुई है कि अगर हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो दीज बोन्स आर कनेक्टेड बाय हाइलन कार्टिलेज एंड द सेकेंडरी ones are covered by hyaline cartilage and connected by fibrocartilage. So they're covered by hyaline cartilage and connected by fibrocartilage, दोनों चीजें यहाँ पे। Primary ones are immovable and the secondary ones are slightly movable. So basically एक दफा प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जैसे कि आपके सर के स्कल के जो सूचर्स हैं, वो एक दफा ज्वाइन हो जाए तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते, लेकिन सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स थोड़े से मूव करते हैं। प्राइमरी ones disappear with age and the secondary ones do not disappear with age, बल्कि with age इसमें conditions आ जाती हैं जैसे herniation या degeneration, right? तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट rarely occurs in midline, और सेकेंडरी ऑलवेज अकर्स इन मिड लाइन। मिड लाइन का मतलब क्या? आप देखो, प्यूबिक सिम्फिसिस मिड लाइन पे है, आपकी जो ये वर्टेब्रल बॉडीज के बीच में ये वाले जॉइंट्स हैं कि मिड लाइन में है, लेकिन आप ये देखें कि ये वाले मिड लाइन में नहीं है, सिनकॉन्ड्रोसिस वाले। ये भी आपके राइट और लेफ्ट में जॉइंट्स हैं, और आपके जो ये फीमर, आपके पास जितनी भी ये फीमर है, आपकी यूमरस है, इसमें जो आपकी एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं, एक राइट साइड की बोन है, एक लेफ्ट साइड की बोन है, राइट। तो ये मिड लाइन में नहीं आकर करते, ओके।
अब हम आ जाते हैं डायआर्थरोसिस में। डायआर्थरोसिस मैंने कहा था कौन से वाले जॉइंट्स होते हैं, वो जो कैविटेटेड होते हैं या जिसमें साइनोवियल जॉइंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब साइनोवियल जॉइंट जब हम कहते हैं ये डायआर्थरोसिस होते हैं। डाई मतलब दोनों, राइट, आर्थरोसिस मतलब जॉइंट। दोनों टाइप ऑफ जॉइंट का मतलब है ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है, दिस नेम कम्स फ्रॉम साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेंट विच इज प्रेजेंट इन जॉइंट कैविटी। ठीक है, अब इसमें फ्री मूवमेंट होती है और एक जॉइंट कैविटी होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जॉइंट जिस जो साइनोवियल जॉइंट को बेसिकली एक इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे। साइनोवियल जॉइंट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक आर्टिकुलर कार्टिलेज आती है, ये देखो, कैन यू सी दिस, दिस इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसका पॉइंट क्या होता है, ये बोन्स के एंड को कवर करता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। बेसिकली जब भी कोई दो चीज करीब आ रही है, अगर उसके बीच में मैं एक आर्टिकुलर लेयर डाल दूं ऐसे करके, तो वो उसको क्या करेगी, उसकी फ्रिक्शन को कम करेगी। नी में और शोल्डर जॉइंट में, दोनों में आपके पास आर्टिकुलर डिस्क होती हैं। ठीक है, आपके पास फिब्रिस कैप्सूल होता है। फिब्रिस कैप्सूल का पॉइंट क्या होता है, फिब्रिस कैप्सूल आपकी जॉइंट को इनक्लोज करता है। ठीक है, जहां पे जॉइंट बना होता है ना, उसके इर्द गिर्द ये कवरिंग प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है, आपको स्टेबिलिटी मिलती है, राइट। अगर मेरा जॉइंट यहाँ है और मैं इसके ऊपर एक कैप्सूल लगा दूं एंड्स पे, जो इन दोनों को पकड़ के रखे, तो क्या होगा, एक और जगह से उसको सपोर्ट मिल रही है, राइट। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो, दिस इज द फिब्रिस कैप्सूल। ये यहाँ पे ऑल द वे अटैच हुआ है, नजर आ रहा है, ये देखो, दिस इज अ फिब्रिस कैप्सूल। ठीक हो गया। और आर्टिकुलर डिस्क ये देखो, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, लाइट ब्लू कलर की। ठीक हो गया। हम चलते हैं लिगामेंट्स पे। लिगामेंट्स की जब हम बात करेंगे ना, और हम फ्यूचर में जब पढ़ेंगे, तो लिगामेंट्स हमेशा तीन तरह के लिगामेंट्स होते हैं, कैप्सुलर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर। लिगामेंट्स का पॉइंट क्या होता है, अब आपके पास जॉइंट भी है, आर्टिकुलर डिस्क भी है, बाहर कैप्सूल भी है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अंदर भी लिगामेंट्स हैं। अंदर भी लिगामेंट्स हैं जो डिफरेंट एरियाज में उसको अटैच कर रहे हैं। बेसिकली कनेक्शन है, या यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, या बाहर से यहाँ तक जा रहा है। ये जो सारे कनेक्शंस बन रहे हैं, वो क्या करें, स्टेबिलिटी को एड अप करें, राइट। अब इन लिगामेंट्स की लोकेशन से हम इनको डिवाइड करते हैं कैप्सुलर में। कैप्सुलर वो हैं जो कैप्सूल का पार्ट बना रहे हैं। जब हमने कैप्सूल की बात की थी, तो कुछ लिगामेंट्स हैं जो लिटरली उस कैप्सूल का पार्ट बना रहे हैं, तो उसको हम कैप्सुलर लिगामेंट्स कहते हैं, जैसे कि ग्लेनोयूमेरल लिगामेंट्स हो गए शोल्डर के। ठीक है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स कौन से हैं, जो कैप्सूल के बाहर है। जैसे कि नी में हम जब देखेंगे, तो मीडियल और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स हैं जो कि नी के कैप्सूल के बाहर है, तो उसको हम एक्स्ट्रा कैप्सूल लिगामेंट कहते हैं। फिर कुछ इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स होते हैं, ये कैप्सूल का पार्ट तो नहीं बनाते, लेकिन ये लिटरली जॉइंट के अंदर होते हैं। ठीक है, जब हम नी की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि नी के लिटरली, नी की उस कैविटी के अंदर, अगर ये मेरा नी है ना, तो इस कैविटी के लिटरली अंदर यहाँ पे और यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट्स हैं, जो लिटरली इस कैविटी के अंदर पड़े हुए हैं, तो इसलिए हम इसको इंट्रा कैप्सुलर कह रहे हैं। जब भी हम किसी जॉइंट की बात करते हैं, तो हमारे पास तीन तरह के लिगामेंट्स होते हैं, कैप्सुलर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर, इंट्रा कैप्सुलर। ठीक है, अब हमारे पास आती है एक साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन बिल्कुल सिमिलर टू जिस तरह आर्टिकुलर आपकी पूरी की पूरी कार्टिलेज उसको लाइन करी थी ना, आपके पास एक और लाइनिंग है, और ये कैप्सूल को लाइन कर रही है। ठीक है, ये बाहर बाहर कैप्सूल को लाइन कर रही है, आर्टिकुलर डिस्क बोन्स को लाइन कर रही है, और ये बाहर कैप्सूल को लाइन कर रही है। ये कैप्सूल को लाइन कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि ये एक फ्लूइड से क्रिएट करती है, साइनोवियल फ्लूइड, राइट। तो ये साइनोवियल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सही है, आमतौर पे जब लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो लोग आपके जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई आपका जो जॉइंट है ना, उसमें वेयर और टेयर हो रही है, तो आपका साइनोवियल फ्लूइड जो है ना, वो कम हुआ हुआ है। और कभी कभी जब आपके पास लाइक ट्रॉमा या इंजरीज आती हैं और नी पूरा स्वेल कर जाता है, तो बेसिकली वहां पे आपके पास जब पस एक्यूमुलेट होती है जख्म की तरह, तो फ्लूइड इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसको ड्रेन करते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक और तरह की चीज होती है, उसको कहते हैं मेनिस्का। मेनिस्का एक खास किस्म की आर्टिकुलर डिस्क होती है, जो कुछ जॉइंट्स में मिलती है। आपको नी जॉइंट में तो डेफिनेटली मिलती है, क्योंकि नी जॉइंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है, तो उसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक्स्ट्रा स्टेबिलाइजिंग फैक्टर्स डाले हुए हैं। तो नी जॉइंट एक क्या है, एक एक्स्ट्रा नी जॉइंट में आपको एक एक्स्ट्रा किस्म की मेनिस्काई मिलती है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दिस मून शेप्ड आर्टिकुलर डिस्क, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये स्टेबिलिटी को और स्टेबिलिटी इंप्रूव करती है, और शॉक एब्जॉर्ब करती है। समझो ये शॉक एब्जॉर्बर्स होती हैं, जॉइंट के बिल्कुल बीच में बैठे होते हैं, और ये समझो दिस लाइक अ फोम पैड दैट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब शॉक, राइट।
अब हम मूव ऑन कर जाते हैं कि आर्टिकुलर डिस्क हमारे पास होती क्यों है। आर्टिकुलर डिस्क हमारी जॉइंट कॉन्ग्रुएंसी इंप्रूव करती हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस इंप्रूव करती हैं, साइनोवियल फ्लूइड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और स्मूथ मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करती हैं। जब भी आपके पास एक जॉइंट है दो चीजों के बीच में, और उसके बीच में मैंने कहा है कि कैप्सूल जो है वो उसके इर्द गिर्द साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो कि फ्लूइड सिक्रीट कर रही है, और बीच में जो आर्टिकुलर डिस्क है उसका क्या फायदा होगा। अगर मैं एक बीच में फोम का पैड लगा दूं तो उसका फायदा क्या है, वो उस फ्लूइड को ऑल अराउंड द जॉइंट अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, स्मूथ मूवमेंट्स को फैसिलिटेट कर रही है, राइट। और ओवरऑल आपकी कंप्रेसिव फोर्सेस और शॉक एब्जॉर्बिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, जब आपके पास मेनिस्काई और लैब्रा की बात आ जाती है, मेनिस्काई मैंने कहा था क्रेसेंट शेप मून शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जॉइंट स्टेबिलिटीज को एनहांस करते हैं। नी में ये बहुत अच्छी तरह नजर आते हैं, आपके पास एक मीडियल होता है और एक लैटरल होता है। लैब्रा क्या होता है? लैब्रा एक रिंग लाइक फिब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जो कि उन सॉकेट्स को डीपन करता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी सॉकेट है, ठीक है, ये मेरी बोन है और बोन के ऊपर सॉकेट है। अब मैं इसके ऊपर एक रिंग लाइक फिब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर डाल देती हूँ, एक रिंग की तरह की एक चीज डाल देती हूँ। अगर मैं इसके ऊपर एक रिंग बना दूं तो ये मुझे एक कप कप बना देगा ना मेरी शेप को। उस कप का पॉइंट क्या होता है? इट डीपन्स द सॉकेट, इट डीपन्स द सॉकेट टू फॉर्म अ बेटर बॉल इन सॉकेट जॉइंट। जब भी किसी चीज में आप उसको एक डिप्रेशन दे दोगे और दूसरी साइड बॉल की तरह उसमें फिट कर जाएगी, तो उसका फायदा क्या होगा? वो आपको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। ये आपको कहाँ कहाँ मिलता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में मिलेगा, जैसे कि ग्लेनॉइड लैब्रम इन द शोल्डर। हमने शोल्डर की बात की तो स्कैपुला में एक ग्लेनॉइड फॉसा था, है ना, लैटरल एंगल जो था उसका ग्लेनॉइड फॉसा था। और जो आपकी ह्यूमरस का हेड था वो उस ग्लेनॉइड लैब्रम में वन थर्ड उसका हेड उस फेयर को वन थर्ड उसमें यूं करके घुसा हुआ था, यूं करके लिटरली प्रोजेक्ट कर रहा था, राइट। तो और फिर आपके पास एक और होता है एस्टैबुलर लैब्रम इन द हिप। आप जब हिप जॉइंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फीमर भी आपके एसिटैबुलर नॉच लिटरली इस तरह से उसमें एक डिप्रेशन सा एक फॉसा सा बना होता है एसिटैबुलम, और उसमें आपकी फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, तो जितने भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है उसमें आपको लैब्रा मिलेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं साइनोवियल जॉइंट की मूवमेंट्स में। साइनोवियल जॉइंट्स हमने क्या कहा था कि साइनोवियल जॉइंट्स बहुत मूवमेंट वाले जॉइंट्स होते हैं, इसीलिए हम इसको डायआर्थ्रोसिस कहते हैं। तो इसमें सारी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। ग्लाइडिंग मूवमेंट है जहां पे सिंपल स्लाइडिंग ऑफ बोन्स हो रही है। कहाँ पे आप ही देखोगे? इंटरकार्पल बोन्स या इंटरटार्सल जॉइंट्स, ठीक है। कार्पल टू कार्पल जो बोन्स होती है ना आपकी, क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो हाथ की कार्पल बोन्स होती हैं, तो इनके बीच में आपके पास ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं। लाइक अगर मैं अपना हाथ ऐसे ऐसे करूँ, राइट, तो आपके पास यहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं। और आपके पास पैर में भी इंटरटार्सल जॉइंट्स के बीच में ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं। एंगुलर मूवमेंट्स जो कि जब मैंने कहा था फ्लेक्शन होगी तो एंगल कम होगा, एक्सटेंशन होगी तो एल्बो एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। एंगुलर मूवमेंट्स में एबडक्शन और एडक्शन भी आ जाएगा। abduction you're moving the hand or you're moving a limb away from your midline of the body, and adduction you're moving that limb towards your body। तो ये जितनी भी एंगुलर मूवमेंट्स है ना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन, ये सारी साइनोवियल जॉइंट्स में आ जाती है। फिर रोटेटरी मूवमेंट्स थी जो हमने पढ़ी थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सर को यूं रोटेट करूं तो ये लैटरल और मीडियल रोटेशन में आ जाता है, राइट। और सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन मैंने आपसे कहा था कि रिमेंबर दैट न्यूमोनिक फैबिया फ्लेक्शन फ्लेक्शन फैबिया फ्लेक्शन एबडक्शन एक्सटेंशन एडक्शन, इन चार मूवमेंट्स को एक ऑर्डर में मैं करूँ तो पूरी की पूरी सर्कमडक्शन बनती है, राइट। जैसे आप क्रिकेट में बॉल कराते हैं तो आपका हाथ पूरा का पूरा घूमता है, राइट। तो दैट इंटायर मूवमेंट ऑफ जो क्रिकेट में एक बॉल कराते हैं आप, इसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एंगुलर एंड रोटेटरी मूवमेंट्स। बेसिकली द शोल्डर, एन एग्जाम्पल कुड बी द शोल्डर जॉइंट मूवमेंट इन अ सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जॉइंट्स कौन कौन से थे। डायआर्थ्रोसिस फ्रीली मूवेबल, जिसमें हमने साइनोवियल जॉइंट्स पढ़े हैं, इसमें बॉल एंड सॉकेट आ जाते हैं, एलिप्सॉइड आ जाते हैं, हिंज आ जाते हैं, फ्लैट जॉइंट आ जाते हैं, सैडल जॉइंट और पिवट जॉइंट्स। ये सारे के सारे जॉइंट्स जो है ना, जो आप बॉल एंड सॉकेट देख रहे हो हिप और शोल्डर में, ठीक है, एलिप्सॉइड देख रहे हो रिस्ट में, हिंज जॉइंट देख रहे हो नी और एल्बो में, फ्लैट जॉइंट देख रहे हो रिस्ट में, सैडल जॉइंट देख रहे हो थंब में, पिवट जॉइंट देख रहे हो रेडियो अल्नर, रेडियस और अल्नर के बीच में जो जॉइंट है फोर आर्म में, वो पिवट जॉइंट है। ये सारे के सारे जॉइंट डायआर्थ्रोसिस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल है। जब हम एम्फी आर्थ्रोसिस कहते हैं तो ये सेमी मूवेबल होते हैं, ना ये पूरी तरह सिनार्थ्रोसिस है ना ये पूरी तरह डायआर्थ्रोसिस है।
सिनआर्थ्रोसिस हमने पढ़ा था, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे आए तो हम देखते हैं कितनी बोन्स हिस्सा ले रही हैं उस जॉइंट को बनाने में। ठीक है। तो जब सिंपल जॉइंट होते हैं तो आपको पता है कि सिर्फ दो जॉइंट्स आर्टिकुलेट करती हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेरेंजियल जॉइंट की एग्जांपल दे देंगे। तो जो आपकी इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होती हैं उसमें सिर्फ दो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट कर रही होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी जो हाथ में इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं, इनके बीच में जो आपके पास प्रॉक्सिमल इंटर प्रॉक्सिमल कार्पो, लेट मी शो यू पिक्चर हियर। यहाँ पे देखो, ये आपकी जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स है ना, इसमें सिर्फ दो बोन्स आर्टिकुलेट करी है। ये आपकी प्रॉक्सिमल बोन्स है, ठीक है, और ये आपकी डिस्टल बोन्स है। ठीक है। और ये उन दोनों के बीच में आपकी इंटरमीडिएट बोन्स है। ठीक है। लेट मी शो इट टू यू हियर बेटर। ओके वेट, ये ना, ओके, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दिस इज योर डिस्टल फैलिंग्स, दिस इज योर मिडिल फैलिंग्स एंड दिस इज योर प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, और इनके बीच में आपके पास इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो बोन्स एक जॉइंट बना रही है, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल जॉइंट। फिर हमारे पास कंपाउंड जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मोर देन टू बोन्स आर इन्वॉल्व, जैसे कि एल्बो जॉइंट। ठीक है। एल्बो जॉइंट में आपके पास ह्यूमरस भी है, रेडियस भी है और अल्ना भी है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ये आपके पैर में उसने दिखाया हुआ है। तो पैर में आपके पास टिबिया भी है, फिबुला भी है और यहाँ पे टैलिस भी है। तीन तरह की बोन्स हैं जो आर्टिकुलेट कर रही हैं। ठीक है। फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स में आपके पास एडिशनल स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि हमने मेनिस्काई पढ़ा या फिर डिस्क्स पढ़ी। ठीक है। मेनिस्काई एडिशनल आर्टिकुलर डिस्क्स होती हैं, मून शेप्ड होती हैं, ऐसे क्रेसेंट शेप्ड। तो नी जॉइंट में आपके पास दो पड़ी होती है, एक मीडियल होती है, एक लैटरल होती है। तो कंपाउंड जॉइंट्स में आपके पास मोर देन दो दो पॉइंट्स बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे एल्बो जॉइंट हो गया जिसमें हमारे पास यूबरस रेडियस अल्ना तीनों आर्टिकुलेट कर रही हैं। या हम पैर के जॉइंट में देख लें तो उसमें आपके पास टिबिया, फिबुला और टैलिस तीनों आर्टिकुलेट कर रही हैं। अब कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स में आ जाते हैं जिसमें बोन से भी ज्यादा एडिशनल स्ट्रक्चर्स आ गए, जैसे कि नी जॉइंट है या टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है आपके फेस में। ठीक है। आपके स्कल में। मूविंग ऑन, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब हमारे पास ये वाली क्लासिफिकेशन होगी जो हमने स्ट्रक्चर पे बेस की थी कि कितनी बोन्स आर्टिकुलेट करी हैं या एडिशनल चीजें उसमें आर्टिकुलेट कर रही हैं। अब हमारे पास एक और तरह की मूवमेंट आ जा एक और तरह की क्लासिफिकेशन आ जाती है। इसमें हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ मूवमेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कितनी कितनी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अलाउ की हुई है उस जॉइंट ने, और उस पर बेस करते हैं अपनी क्लासिफिकेशन। एक यूनी एक्सियल है, मतलब सिर्फ एक प्लेन में आपकी मूवमेंट हो रही है। एग्जाम्पल क्या होगा, हिंज जॉइंट एट द एल्बो। ठीक है। और द पिवट जॉइंट एट द रेडियो अल्नर जॉइंट। अब जो हिंज जॉइंट एट द एल्बो है, ये आपकी सिर्फ एक प्लेन में आपकी मूवमेंट अलाउ कर रही है, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, हिंज जॉइंट, क्योंकि ये यूनी एक्सियल जॉइंट है। फिर एक बाई एक्सियल जॉइंट होता है, जैसे कि वो आपकी मूवमेंट में दो तरह के प्लेन्स में मूवमेंट अलाउ कर रहा है, जैसे कि एलिप्सॉइड जॉइंट एट द रिस्क एंड सैडल जॉइंट एट द फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल है ना, इसमें ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है। ठीक है। तो ये किस तरह का है, ये बायएक्सियल जॉइंट है। ठीक है। या फिर अपने रिस्ट को देख लो कि मैं इसको दो प्लेन्स में मूव कर सकती हूँ। फिर एक मल्टी एक्सियल जॉइंट होता है। ये जितने भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं ना, ये लिटरली मल्टी एक्सियल होते हैं। ठीक है। अपने आप बाजू को लो तो आप ऑल द वे पूरा का पूरा सर्कमडक्शन कर सकते हैं, राइट। या अगर आप अपनी टांग लें तो आप ऑल द वे पूरी पूरी सर्कमडक्शन कर सकते हैं, राइट। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो है ना, ये आपकी मल्टी एक्सियल मूवमेंट अलाउ करते हैं। ओके। अब हम आ जाते हैं, अब हमने स्ट्रक्चर पे भी कर लिया, हमने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे भी क्लासिफिकेशन कर ली। अब हम आ जाते हैं बेस्ड ऑन शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस। जो बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं जॉइंट के अंदर, उनकी शेप पे बेस्ड है ये क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्लेन जॉइंट्स। प्लेन जॉइंट्स बाय इट्स नेम ये शो करते हैं कि ये फ्लैट सर्फेसेज हैं जो कि ग्लाइडिंग मूवमेंट्स अलाउ कर रहे हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स इस तरह की होती है। ठीक है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स में आप क्या देखेंगे, एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो था, और उसके बाद जो क्लैविकल आपकी आर्टिकुलेट कर रही थी। ठीक है। तो ये फ्लैट सरफेस जॉइंट्स हैं जो कि ग्लाइडिंग मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। अब हमारे पास हिंज जॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका नी या एल्बो। ठीक है। ये आपके हिंज जॉइंट्स हैं।
ये फ्लेक्शन अलाउ कर रहे हैं, एक्सटेंशन अलाउ कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसको कंफ्यूज नहीं करना। जब हम मीडियल और लैटरल रोटेशन करते हैं ना, मैं अपने आर्म को ऐसे कर रही हूँ, मीडियल और लैटरली रोटेट कर रही हूँ, ये हमारी एल्बो का काम नहीं है। ठीक है। ठीक है, एल्बो का काम जो है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। ये हिंज जॉइंट की बात हो रही है। जब मैं इसको इंटरनल रोटेशन और लैटरल रोटेशन कर रही हूँ, तो इसमें मेरी ह्यूमरस जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर रोटेट कर रही है। डोंट कंफ्यूज दिस, ओके। नाउ व्हेन वी कम टू, अब हमने हिंज जॉइंट कर लिया। हिंज जॉइंट बिल्कुल ऐसे जैसे दरवाजा खुलता है, इट्स लाइक अ हिंज, राइट? सो यू गेट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इन इट। नाउ वी हैव पिवट जॉइंट्स। पिवट बाय इट्स नेम, पिवट का मतलब होता है कोई चीज उसको रोटेशनल एक्सिस पे पिवट कर रही है। तो ये रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करती है, जिस तरह स्क्रू होता है ना रोटेशनल एक्सिस पे। इसमें आपके पास एटलांटो एक्सियल जॉइंट आ गया, जिसमें मैं ये वाली मूवमेंट कर सकती हूँ, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। और फिर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर जॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी पिवट जॉइंट की मूवमेंट अलाउ करता है। ठीक है। गूगल इट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। बाइकॉन्डिलर जॉइंट्स। बाइकॉन्डाइलर जॉइंट्स का मतलब क्या है? जब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास लॉन्ग बोन्स होती हैं, तो लॉन्ग बोन्स की एक शाफ्ट होती है और दो एक्सपैंडेड सर्फेसेस होती हैं। आमतौर पे मैंने बहुत सारी, मैंने ह्यूमरस पे भी दिखाया था और फीमेल पे भी दिखाया था कि हमारे पास एक्सपैंडेड एंड्स में दो कॉन्डाइल्स होते हैं, राइट? ह्यूमरस में हमने एपीकॉन्डाइल्स भी पढ़े थे। तो जो एक्सपैंडेड कॉन्डाइल्स होते हैं, दो कॉन्डाइल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो आर्टिकुलेट करते हैं कॉनकेव सर्फेसेस के साथ। Sorry, I think I lost you guys for a second. Am I back? Okay, we're going good, hopefully. Okay, let me see. Are we going good? Yeah, okay. I think something happened to this. We're back. Okay. तो हमारे पास जब बाइकॉन्डोलर जॉइंट्स होते हैं, तो हमने क्या बात की थी कि हमारे पास कॉन्डाइल्स होते हैं। कॉन्डाइल्स वो लोअर एक्सपैंडेड एंड्स होते हैं आपकी लॉन्ग बोन्स के। ये आर्टिकुलेट करते हैं कॉनकेव सर्फेसेस के साथ। ऑब्वियसली कॉन्डाइल एक आपकी बॉली प्रोजेक्शन सी होती है, इट्स लाइक अ हाफ शेप्ड बॉल, राइट? तो उसको कॉनकेव सर्फेस के साथ आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, राइट? अब वो आपको कहाँ कहाँ मिलता है? टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट पे मिलेगा, नी जॉइंट पे मिलेगा। ठीक है। नी जॉइंट पे क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने देखा था कि फीमर में भी कॉन्डाइल्स थे। फिर हमारे पास एलिप्सॉइड जॉइंट्स होते हैं। एलिप्सॉइड जॉइंट्स आर लाइक ओवल शेप्ड कॉन्वेक्स सर्फेसेस, लाइक एंड दे आर्टिकुलेट विद अ कॉनकेव सर्फेसेस। तो बेसिकली एक कॉन्वेक्स सर्फेस है और एक कॉनकेव सर्फेस है। एक आगे से उभरी हुई सर्फेस है और एक थोड़ी सी अंदर से डिप्रेस्ड सर्फेस है। ये दोनों जब आर्टिकुलेट करेंगे तो आपको कौन कौन से जॉइंट्स मिलेंगे? रिस्ट जॉइंट मिलेगा, आपको मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स मिलेंगे। ये एलिप्सॉइड जॉइंट्स हैं। फिर आपके पास आते हैं सेलर सैडल जॉइंट्स। ठीक है। दीज आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस रिजेंबल अ सैडल। घोड़े के ऊपर सैडल देखिए ऐसे करके। ठीक है। घोड़े पे ऐसे, ये घोड़े का जैसे वो पार्ट होता है जिसपे हम बैठना चाहते हैं, राइट? और फिर उसके ऊपर एक सैडल हम लगा देते हैं ताकि हमारे ये बैठना आसान हो जाए। तो ये जॉइंट हमें कहाँ मिलता है? फर्स्ट कार्पोमेटल जॉइंट ऑफ द थंब। थंब में आपको ये मिलता है, सेलर सैडल जॉइंट्स। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्फेरॉइडल। स्फेरॉइडल उसके नाम से पता चल रहा है कि ये स्फेयर की तरह है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स सबसे मजे के जॉइंट्स हैं क्योंकि इसमें सारी मूवमेंट्स अलाउड हैं। ठीक है। इसमें सारी मोस्ट मूवमेंट्स आपको इसमें मिलेंगी, जैसे कि हिप और शोल्डर जॉइंट। ठीक है। अब ये सारी अगर समझ नहीं आई तो मैं पिक्चर्स दिखा रही हूँ, वो समझ आ जाएगी। प्लेन जॉइंट है, आर्टिकुलर सर्फेसेस मोर और लेस फ्लैट हैं, जैसे कि एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। ये देखो एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, ये देखो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। लिटरली ये फ्लैट सर्फेसेस हैं। ठीक है। फैसेट जॉइंट्स जो आपकी वर्टेब्रल बॉडीज पे पीछे आपके प्रोसेसेस निकले होते हैं ना, उन पे फैसेट्स होती हैं, तो वो आपस में फैसेट जॉइंट बनाते हैं। लिटरली बस मोर और लेस ये फ्लैट सर्फेसेस होती हैं जो एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती हैं। ठीक है। ये आप देखो, आपकी जो फैलेंजेस जो हैं पैरों की, फिंगर्स जो हैं उसमें जो जॉइंट्स होते हैं फैलेंजेस के बीच में, ये भी मोर और लेस बिल्कुल फ्लैट प्लेन जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। या अपने जो आपकी ये कार्पल बोन्स होती हैं हाथ की, इनके बीच में भी मोर और लेस फ्लैट आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती हैं। यहाँ पे इसने एग्जांपल भी बना के दिखाई हुई है। ठीक है। तो उसने एग्जांपल दिया क्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, जाइगोफिजियल जॉइंट और इंटरटार्सल जॉइंट। इंटरटार्सल जॉइंट उसने आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ठीक है। और इंटरकार्पल जॉइंट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट मैंने बताया था कि जो मैं अपना सर यूं मूव करती हूँ, ये क्या है? एटलस और एक्सिस की रोटेशन है। ठीक है। तो ये एटलांटो एक्सियल जॉइंट होता है, ये आप देख सकते हो। ठीक है।
ये आपकी एटलस है और ये एक्सिस है, ठीक है। तो इन दोनों के बदौलत आपको ये रोटेशनल एक्सिस पे मूवमेंट मिलती है, मीडियल और लैटरल रोटेशन की, ठीक है। एक और आपके पास क्या है, हम ये पढ़ चुके हैं, फोरा में आपके पास दो बोन्स है, रेडियस और अल्ना। अब ये देखो, इसमें खास बात क्या है कि आपकी जो ये देखो, ये एक दूसरे के ऊपर रोटेट करती है, रेडियस और अल्ना देख रहे हो, ये एक दूसरे के ऊपर रोटेट करेंगी, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे रेडियस अल्लाह के हेड के ऊपर, यहाँ पे ये अल्लाह नीचे पड़ी है, रेडियस उसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ रोटेट कर रही है। रोटेट क्यों कर रही है? क्योंकि ये सुपिनेशन और प्रोनेशन में आपकी रेडियस और अल्लाह एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ट्विस्ट ऑन करती हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट इन द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, यहाँ पे प्रॉक्सिमली आप देखते हो रेडियो अल्नर जॉइंट पे, और एटलांटो एक्सियल जॉइंट पे, यहाँ पे इसने ये देखो एक एग्जांपल भी बनाई हुई है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से इसको रोटेशनल एक्सिस मिलती है। फिर आपके पास हिंज जॉइंट होता है, ये देखो, ये बहुत अच्छा, उसने जिस तरह दरवाजा नहीं खुलता उस तरह उसने एक हिंज बनाया है। यू ह्यूमरस है और ये अल्ना है, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में किस तरह का है, हिंज जॉइंट है, ठीक हो गया। ये आपने देखा होगा अल्ना का, हमारे पास ये ट्रॉक्लियर नॉच था, ये अल्ना का इलेक्ट्रॉन प्रोसेस, ये कॉर्नर प्रोसेस, और इसके बीच में ह्यूमरस किस तरह बैठा हुआ था, एक हिंज जॉइंट की तरह बैठा हुआ था। या हम यहाँ पे, और यहाँ इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, अब देखो जो उंगली है ना आपकी, जो फिंगर है, इसमें हमारे पास प्रॉक्सिमल फैलिंग्स थी, मिडिल फैलिंग्स थी, डिस्टल फैलिंग्स थी, ठीक है। तो जो आपका इंटरफैलेंजियल जॉइंट होता है ये भी हिंज जॉइंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये देखो, फ्लेक्शन भी हो रही है, एक्सटेंशन भी हो रही है, फ्लेक्शन भी हो रही है, एक्सटेंशन भी हो रही है, राइट। नी जॉइंट है, नी जॉइंट वैसे कॉम्प्लिकेटेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसमें नहीं होना चाहिए ये, आई वुड नॉट मेक द नी जॉइंट, यहाँ पे गलत है ये, ठीक है। इंटरफेरेंशियल जॉइंट हो गया। आगे चलते हैं, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट पे हमने क्या कहा था, कॉन्डाइल्स होते हैं। यहाँ पे नी जॉइंट बार बार ये लोग इसमें क्यों डाल रहे हैं मुझे नहीं पता है, बट मोर रीजन इसका ये हो सकता है कि फीमेल पे भी आपके पास कॉन्डाइल्स होते हैं, तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट तो वो बना रहे हैं वहां पे, लेकिन नी जॉइंट कॉन्डाइल्स की वजह से कॉन्डिलॉइड जॉइंट का पार्ट है, लेकिन हमने बार बार इसको एम्फसाइज करना है कि कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स के अलावा नी जॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये सारी की सारी आपकी मूवमेंट अलाउ करता है। इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट आप टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट देख सकते हैं। कॉन्डिलॉइड जॉइंट में आपके पास एक राउंड ओवल सर्फेसेज है जो कि सॉकेट टाइप आर्टिकुलर सर्फेस पे फिट कर रही है, राइट। कॉन्डाइल जो है वो एक उभरा हुआ सर्कुलर बॉली पार्ट है, और एक आपके पास कॉनकेव सी सरफेस है जिसमें ये फिट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सर, मैं अपनी जो ये मैंडिबल की रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन करती हूँ ना, ये वाली, और एलिवेशन और डिप्रेशन, है ना, ये आपकी यहाँ से मूवमेंट हो रही है। तो ये मूवमेंट कौन सा वाला जॉइंट आपको अलाउ कर रहा है, टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास ये दो कॉन्डाइल्स बने हुए हैं, और कॉन्डाइल्स के अंदर बिल्कुल अंदर यूं फिट हुआ हुआ है ये डब्बे का जो कॉनकेव पार्ट है, ठीक है। तो ये इसलिए एक कॉन्डिलाइड जॉइंट बनाता है। फिर हमारे पास एलिप्सॉइड जॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। एलिप्सॉइड जॉइंट्स और आर्टिकुलर सरफेस जहाँ पे एक एलिप्टिकल कॉन्वेक्स पार्ट होगा, ये कॉन्वेक्स पार्ट है, ठीक है, और ये फिट होगा किसी कॉनकेव सरफेस में, ये कॉनकेव सरफेस है। ये देखो यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है, एक आपके पास कॉन्वेक्स सरफेस होगी और एक आपके पास कॉनकेव सरफेस होगी। तो ये आपको रिस्ट जॉइंट में मिलता है, ठीक है, मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट में मिलता है। ये देखो, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में मिलेगा आपको, थंब के मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में मिलेगा, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट में मिलेगा। ये देखो, ये ऑक्सीपिट है और ये एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक कॉन्वेक्स सरफेस है, एक कॉनकेव सरफेस है, ठीक हो गया। अब हमारे पास सैडल जॉइंट आती है। सैडल जॉइंट मैंने बताया था, इमेजिन अ घोड़ा एंड अ सैडल ऑन इट, सो इमेजिन दिस घोड़ा एंड इमेजिन दिस सैडल ऑन इट, ठीक है। एक आपके पास सब, तो बेसिकली ये रेसिप्रोकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं, क्यों? क्योंकि जिस साइड्स पे कॉन्वेक्स कॉन्वेकेविटी यहाँ पे है, उसकी ऑपोजिट साइड्स पे कॉन्वेक्स कॉन्केविटी ऊपर वाले पार्ट पे, राइट। तो ये सैडल जॉइंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये थंब का फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट है, ठीक है। फिर आपके पास कैल्सेनियो क्यूबॉइडल जॉइंट भी है, यहाँ पे भी ये सैडल टाइप जॉइंट है। स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट है, ये भी हम पढ़ेंगे। जो स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट है, स्टर्नम और क्लैविकल के बीच में बन रहा है, ठीक है। ये देखो, ये क्लैविकल है और ये स्टर्नम है, इसके बीच में जो जॉइंट बन रहा है ये क्या है, सैडल वैरायटी जॉइंट, ठीक है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये सबसे मजे का जॉइंट है, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्योंकि बॉल एंड सॉकेट है तो लिटरली यहाँ पे आप देखो एक बॉल है और एक सॉकेट। तो ये कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, शोल्डर में मिलेगा और हिप जॉइंट में मिलेगा। यहाँ पे भी उसने दिखाया हुआ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सारी मूवमेंट्स अलाउ करते हैं, सारी की सारी, ठीक है। अब आपके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं, शेप एंड साइज ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस। शेप और साइज जितनी ज्यादा होगी, जितनी सिमिलर होगी, कॉन्ग्रुएंसी मतलब सिमिलर, उतनी स्टेबिलिटी अच्छी होगी उस जॉइंट की। टोन ऑफ सराउंडिंग मसल, आमतौर पे आप देखते हो जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है या डिजेनरेशन हो रही होती है, हम उनसे कहते हैं एक्सरसाइज करें, वजन कम करें, पानी ज्यादा पिएं। तो ये सारी चीजें हम क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम बोन को इम्प्रूव नहीं करा सकते एक सर्टेन एज के बाद, तो हम मसल्स को एक्स्ट्रा पावरफुल बना सकते हैं। जब हम मसल्स को एक्स्ट्रा पावरफुल बना सकते हैं तो वो बोन को डबल प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। क्योंकि बोन्स की मूवमेंट कैसे हो रही है, स्केलेटल मसल की मूवमेंट से हो रही है, राइट। बोन्स एंड स्केलेटल मसल्स आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, देयर सपोज टू सपोर्ट ईच अदर। तो अगर एक चीज नीचे जा रही है, हम उसके जो स्टेबलाइजिंग मसल्स हैं उनको एक्स्ट्रा टोन देते हैं एक्सरसाइज से, अच्छी डाइट से, वजन कम करने से, ताकि जॉइंट्स पे वेट बेरिंग कम हो, राइट। तो उसकी वजह से टोन ऑफ मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके मसल्स भी डिहाइड्रेटेड हैं, आप एक्सरसाइज भी नहीं करते, आपका वजन भी ज्यादा है, तो आपके जॉइंट पे भी प्रेशर पड़ेगा, वेट बेरिंग ज्यादा फील होगी आपके जॉइंट्स को, राइट। और आपके मसल्स बेचारे जो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक वीकेंड बोन को, वो और काम खराब करेंगे। तो आपकी टोन ऑफ सराउंडिंग मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्टेबलाइजिंग साइनोवियल जॉइंट्स। अगेन द थर्ड थिंग इज लिगामेंट्स ऑफ द जॉइंट। Ligaments of the joint provide passive support and restrict excessive movement. कोई भी जॉइंट बहुत ज्यादा मूवमेंट ना कर पाए और उसकी इंजरी ना हो पाए, इसकी हेल्प होती है लिगामेंट से, क्योंकि लिगामेंट्स आर लाइक दिस छोटे छोटे अटैचिंग फैक्टर्स। समझो कुदरत ने ढेर सारी सेफ्टी पिन अंदर लगाई हुई है और वो सेफ्टी पिन बहुत दूर जाने से रोक रही हैं हड्डियों को, ठीक है। तो ये भी हमारी एक पैसिव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जितनी अच्छी हमारी शेप एंड साइज ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी, टोन ऑफ सराउंडिंग मसल्स होगी, लिगामेंट्स ऑफ द जॉइंट होंगे, उतने स्ट्रॉन्ग हमारे वो जॉइंट्स होंगे, ओके। मूविंग ऑन, हमारे पास ब्लड सप्लाई कैसे आती है जॉइंट्स की। जब भी हम जॉइंट्स की बात करते हैं ना, तो जॉइंट्स रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम अ पेरी आर्टिकुलर आर्टीरियल एनास्टोमोसिस। पेरी आर्टिकुलर आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस के इर्द गिर्द, पेरी, पेरी मतलब इर्द गिर्द, राइट, पेरीमीटर, किसी चीज के इर्द गिर्द का लेंथ, राइट। तो बिल्कुल उसी तरह पेरी आर्टिकुलर का मतलब है जहां भी वो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस हैं उसके इर्द गिर्द ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है। आर्टीरियल एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस का मतलब है कि कहीं से एक ब्रांच आ रही है, कहीं से एक ब्रांच हो रही है और एनास्टोमोज हो रही है, कनेक्ट हो रही है, राइट। एक ब्रांच किसी और आर्टरी से आ रही है, एक ब्रांच वहां पे किसी और आर्टरी से आ रही है और एनास्टोमोज कर रही है उस जॉइंट के पास, और उस जॉइंट को क्या दे रही है, एक रिच ब्लड सप्लाई दे रही है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है ना हमारे जॉइंट्स में, वो हमेशा ए वैस्कुलर होती है। ए वैस्कुलर का मतलब है कि उसको, उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। कार्टिलेज इज ऑलवेज ए, द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स इज ऑलवेज ए वैस्कुलर, ओके। मूविंग ऑन, आई थिंक इट्स द लास्ट स्लाइड नाउ। हमारे पास एक नर्व सप्लाई की बात होती है। नर्व सप्लाई की जब बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स में, तो हमारे पास एक हिल्टन्स लॉ होता है, इसको हमेशा याद रखना। हिल्टन्स लॉ ये होता है कि जो आपकी नर्व्स होती है ना, जो मसल्स को वहां पे सप्लाई कर रही होती है, जैसे मेरे पास नी जॉइंट है, नी जॉइंट के पास जितने भी मसल्स हैं, वहां पे जौन सी भी नर्व सप्लाई कर रही है उन मसल्स को, वही उसकी ओवरलाइंग स्किन को सप्लाई करेंगी। तो Hilton's law states that the nerve supplying a joint also supply the muscles moving the joint and the skin overlying the joint. जब आपने एक जॉइंट की नर्व सप्लाई पढ़ ली, तो वहां पे जो मसल्स हैं उनको भी यही नर्व सप्लाई कर रही है, और उसकी जो ओवरलाइंग स्किन है उसको भी यही नर्व सप्लाई कर रही है। इसको Hilton's लॉ कहते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होगा जब हम आगे जॉइंट्स पढ़ेंगे। Now the nerve supply of synovial joints is supplied by articular branches of adjacent nerves. उधर ही जो adjacent nerves पड़ी है, वो ही आपकी आर्टिकुलर ब्रांचेस देती हैं। आर्टिकुलर ब्रांचेस का मतलब ये है कि जॉइंट के इर्द गिर्द जो आर्टिकुलर आर्टिकुलेशन हो रही है ना, इसको ब्रांचेस, इसको जो नर्व सप्लाई ब्रांचेस दे, नर्व्स ब्रांचेस दे रही है, ठीक है। समझ आ रही है, आर्टिकुलर का मतलब है मूवमेंट। तो वो बार बार कह रहे हैं सप्लाइड बाय आर्टिकुलर ब्रांचेस, मतलब जॉइंट के पास वो ब्रांचेस आ रही हैं ऑफ एडजेसेंट नर्व्स प्रोवाइडिंग सेंसरी फीडबैक। व्हेन वी से सेंसरी फीडबैक वी मीन पेन या प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है पोजिशन सेंस, राइट, ओके।
आई थिंक दिस वाज द लास्ट स्लाइड। ओके, एक और चीज है, कॉमन जॉइंट इंजरीज एंड डिजीजेस। जब आपके पास किसी भी जॉइंट में डिसलोकेशन या लक्सेशन होती है, इसका मतलब है कि जॉइंट सर्फेस अपनी जगह से हट गया, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो गई है उस जॉइंट सर्फेस की। फिर आपके पास होती है सब लक्सेशन। सब लक्सेशन इज लाइक पूरी तरह लक्सेशन नहीं हुई, पूरी तरह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है किसी जॉइंट सर्फेस की। एग्जाम्पल, पटेलर सब लक्सेशन, नी के ऊपर जो पटेला आपकी पड़ी हुई है, वो पूरी तरह अपनी जगह से नहीं हटी, लेकिन पार्शली हट गई है, ठीक है। पूरी सरफेस उसकी नहीं हटी, लेकिन शायद सिर्फ सुपीरियर पार्ट हट गया है, समझ आई। फिर एक चीज है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन में होता है पाकिस्तान में, तो इतना कॉमन है, आई थिंक एनी वुमन ओवर 55 years old and who has weight over 70 kgs has osteoarthritis। घुटनों में दर्द होता है, बैठ के नमाज पढ़ते हैं, और एक्सरेज कराते हैं तो आपको बोनी इरोजन्स नजर आती हैं आपके उन जॉइंट्स में, ठीक है। इट्स बेसिकली व्हाट इज इट, इट्स अ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज कॉजिंग कार्टिलेज वेयर एंड पेन। सबसे कॉमन ये हिप एंड नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, स्पेशली नीज में, क्योंकि इट्स हिप और नी आपका वेट बेयरिंग जॉइंट होता है। जितना आपका बॉडी का वजन बढ़ता जाता है, हिप और नी की लाइफ स्पैन उतना ही कम होता जाता है, राइट। तो इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं वजन कम करें, डाइट करें और एक्सरसाइज करें। ओके, थैंक यू guys, hope it really help you guys and give me feedback so I can improve. Take care, best of luck.